नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप कक्षा 12 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, अध्याय 5 वंशागत और विविधता के सिद्धांत। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मानव में लिंग निर्धारण के बारे में हमने बता दिया था। आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, इसके बारे में। तो ध्यान दीजिए, उत्परिवर्तन वह क्रिया है, उत्परिवर्तन अर्थात इसे म्यूटेशन कहेंगे। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव ला देती है। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि उत्परिवर्तन के कारण जीव का जीनोटाइप भी और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, दोनों बदल जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। ठीक है, पीछे आपने देखा पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, जिसके कारण डीएनए में परिवर्तन हुआ था। और पुनर्योजन के अलावा जो दूसरा कारक है वह क्या है, उत्परिवर्तन। इसके कारण जो है डीएनए में क्या होता है, विविधता उत्पन्न होती है। ठीक, तो उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। ठीक है, अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप में एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। ठीक है, जब अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उसमें जो प्रत्येक क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, उसका जो पार्ट है क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड में क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है डीएनए क्या होते हैं, अति कुंडलित, सुपर क्वाइल्ड होते हैं, सुपर क्वाइल्ड अवस्था में होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप में एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। तो डीएनए का जो कुंडल होता है वो सुपर क्वाइल्ड होता है, अति कुंडलित होता है, उस रूप में वह विद्यमान रहता है। ठीक है, डीएनए खंड की कमी, डीएनए जो हिस्से हैं उसकी कुछ हिस्से की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अर्थात हट जाए या बढ़ जाए। ठीक है, इससे जुड़ना या द्विगुणन क्रोमोसोम में बदलाव ला देता है। तो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र में बदलाव कब आएगा, जब डीएनए खंड में कमी हो जाए, कुछ खंड हट जाए या फिर बढ़ जाए या फिर जुड़ जाए या फिर उनका दुगुणन हो जाए, तो इससे क्या होगा, क्रोमोसोम में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है। जीन जो है वो कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। चूंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है, इसलिए क्रोमोसोम के रूपांतर असमानताओं तथा विपथनों को जन्म देती है। ठीक है, जीन जो है वो क्रोमोसोम में है, इसलिए क्रोमोसोम के रूपांतर असमानताओं तथा विपथन को जन्म देती है। क्रोमोसोम में जो भी रूपांतरण होगा, उसके अंदर जो भी परिवर्तन होगा जीन के, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होगा, असमानताएं उत्पन्न होंगी और विपथन उत्पन्न होगा। ऐसे क्रोमोसोमी विपथन कैंसर कोशिकाओं में समानता देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कैंसर कोशिकाओं में क्रोमोसोमी विपथन को देखा जा सकता है। उसमें जो है क्रोमोसोम में रूपांतर होता है, कुछ जीनों की कमी हो जाती है, कुछ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें असमानताएं उत्पन्न होती हैं, जिसको आप जो है कैंसर कोशिकाओं में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप से एक डीएनए का कुंडल विद्यमान होता है। प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप से डीएनए का एक कुंडल विद्यमान रहता है। ठीक है,
डीएनए खंड की कमी अर्थात हट जाना या बढ़त, जुड़ना या दुगुड़न क्रोमोसोम में बदलाव ला देता है। क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है, इसलिए क्रोमोसोम के रूपांतर असमानताएं तथा विपथन को जन्म देते हैं, और ऐसा जो है क्रोमोसोमी विपथन आपको कैंसर कोशिकाओं में देखे जा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म, ठीक है, जो आपने देखा जुड़ना या हट जाना, इसके अलावा इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म बेस पेयर में परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। तो अगर डीएनए के जो बेस पेयर हैं, एकल क्षार युग्म हैं, अगर उनमें परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण भी उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। डीएनए के एकल क्षार युग्म बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। इसमें डीएनए के क्षार युग्म जो बेस पेयर होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसे क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग। तो पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण क्या है? दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। डीएनए के जो बेस पेयर हैं, अगर वह घटते हैं या बढ़ते हैं तो इससे कौन सा उत्परिवर्तन होता है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जन उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जन कैसे उत्पन्न होंगे? जब डीएनए क्षार घटेंगे या बढ़ेंगे। आगे देखें ध्यान से। डीएनए के एकल क्षार युग्म अर्थात बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। यह जो है आपको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जन आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। अब आगे देखें ध्यान से। अब यह जो आप उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं यह कैसे होता है, इसको जो है आपको अगली कक्षाओं में बताया जाएगा। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय परास के बाहर है। ठीक है। उत्परिवर्तन की क्रियाविधि कैसी है इसको आपको उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं होगी। अब आपको बताया जाएगा कि उत्परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है। क्यों होता है, कैसे होते का जवाब जो है अगली कक्षाओं में आप जानेंगे। क्रियाविधि के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा क्यों होता है। तो उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। उत्परिवर्तन कैसे होता है? तो उत्परिवर्तन का जो जन्म है वो अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तन जन, म्यूटाजन नाम दिया गया है। तो उत्परिवर्तन के जो कारण हैं उनको क्या कहते हैं? म्यूटाजन कहते हैं, उत्परिवर्तन जन कहते हैं। उत्परिवर्तन के क्या कारण है? उत्परिवर्तन के अनेक रासायनिक और भौतिक कारक है। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तन जन, म्यूटाजन नाम दिया गया है। पराबैंगनी विकिरण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं। ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, पराबैंगनी विकिरण है, वह जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं। ये उत्परिवर्तन जन ही है। तो पराबैंगनी विकिरण क्या है? उत्परिवर्तन जन है, उत्परिवर्तन जन है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा अनेक भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं जो उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं और इनको उत्परिवर्तन जन कहते हैं, म्यूटाजन कहते हैं। पराबैंगनी विकिरण भी जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं। यह भी क्या है? एक उत्परिवर्तन जन है। ठीक है। तो इस तरह से आपने उत्परिवर्तन के बारे में देखा, म्यूटेशन के बारे में देखा। अब आपको अगले वीडियो में आनुवांशिक विकार के बारे में बताएंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।